दोस्तों 9 दिसंबर 2024 को पेशे से एआई इंजीनियर का शव उनके फ्लैट से बरामद होता है और साथ में मिलता है 24 पेजों का सुसाइड नोट, जहां हर पेज के ऊपर लिखा होता है जस्टिस इज ड्यू। और साथ में सुसाइड करने से पहले 1 घंटा 20 मिनट की वीडियो अपलोड कर अपनी आप बीती बताकर वीडियो अपलोड किया जाता है सोशल मीडिया पर। अतुल अपनी इस वीडियो में बताता है कि कैसे उसकी वाइफ ने उस पर और उसकी फैमिली पर 9 केसेस 9 एफआईआर दर्ज करा रखी हैं, जो कि फेक एफआईआर्स हैं। और इसके साथ ही साथ कैसे अतुल बताता है कि केसेस को हटाने के लिए, उसे परेशान होने से बचाने के लिए और उस पर जितने भी झूठे आरोप लगाए गए हैं उन सब से उसको रिहा करवाने के लिए 3 करोड़ रुपए की डिमांड की जा रही है। और अतुल ने बताया कि कैसे फैमिली कोर्ट की जज ने मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए उनसे 5 लाख की और 3 लाख रुपए की डिमांड की थी। ये सारी की सारी जो बातें हैं ये क्वेश्चन मार्क बनाती है जुडिशरी सिस्टम पर, हमारे पूरे समाज पर, हमारे पूरी की पूरी कानून प्रक्रिया पर, कि कैसे एक एआई इंजीनियर आत्महत्या करने के लिए इतना मजबूर हो जाता है कि उसके पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं बचता है। और दोस्तों इस घटनाक्रम में क्या क्या नए मोड़ आए, कैसे कैसे ये घटनाक्रम अंजाम तक पहुंचता है और आखिरकार ऐसा क्या होता है अतुल के साथ में कि अतुल की शादी निकिता जिससे लव मैरिज की थी और उसके बावजूद भी अतुल ऐसा एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे देता है कि अपनी जीवन लीला को समाप्त करने से पहले ना ही उसे अपने माता पिता की चिंता होती है और ना ही अपने 4 साल के बेटे की कोई चिंता होती है। तो आखिरकार ऐसा क्या प्रेशर अतुल के दिमाग पे था, ऐसा क्या प्रेशर उनके दिल पर था कि इस प्रेशर के चलते वे इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अतुल की। 2019 में अतुल की मुलाकात होती है निकिता से, वो भी एक मैट्रिमोनियल साइट के द्वारा। दोनों ही मैट्रिमोनियल साइट पर बातें करते हैं। कुछ समय बाद धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और 2019 में ही दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। 2020 में दोनों एक बेटे के अभिभावक बनते हैं और उसके बाद में 2021 से दोनों के ही बीच में पैसे को लेकर अनबन शुरू हो जाती है। अतुल अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ बेंगलोर स्थित फ्लैट में रहता था और कुछ समय बाद ही 2021 में ही उन दोनों के बीच में पैसों को लेकर वाद विवाद शुरू हो जाता है। ऐसे में निकिता अपने बेटे को लेकर और अतुल का घर छोड़कर चली जाती है। घर छोड़ने के बाद आने वाले 2 साल के अंदर अंदर निकिता अपने पति अतुल और उसके भाई और उसके माता पिता पर 9 झूठे केसेस दर्ज करवा देती है। क्योंकि निकिता जौनपुर से रहने वाली थी, तो निकिता जौनपुर में अपने पति और फैमिली मेम्बर्स के खिलाफ, उसके फैमिली मेम्बर्स के खिलाफ में 9 झूठे केसों में मुकदमा दर्ज करवा देती हैं, जिनमें मारपीट करना, जान से मारना, घरेलू हिंसा, प्राकृतिक यौन शोषण, इसके अलावा अन्य कई धाराओं में अतुल और उसके फैमिली के ऊपर विभिन्न धाराओं में केसेस को दर्ज करवा दिया जाता है, जिससे अतुल और उसके फैमिली मेम्बर्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और इन केसेस को ख़त्म करने के लिए निकिता 3 करोड़ रुपए की डिमांड करती है। इससे पहले भी शादी के 2019 से लेकर 2022 के बीच में निकिता अपने पति से 15 से 20 लाख रुपए ले चुकी होती है। अन्य प्रकार के बहाने बनाकर, अन्य प्रकार के चीज़ों में नुकसान दिखाकर अपनी डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए 15 से 20 लाख रुपए निकिता अतुल से ले चुकी होती है। और इन चीज़ों में साथ दिया जाता है जो निकिता की माँ होती है और उसका जो भाई होता है और उनके जो फादर होते हैं। ये तीनों फैमिली मेम्बर्स निकिता को सपोर्ट करते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसको अपने मायके की बातों में कम आना चाहिए और अपने ससुराल वालों की बातें ज़्यादा सुननी चाहिए और उन्हीं के ऊपर काम करना चाहिए, ना कि अपने घर वालों की बातें सुननी चाहिए। शायद यहाँ पर भी मुझे लगता है यही हुआ होगा कि निकिता अपने घर वालों से ज़्यादा बातें करती होगी, अपने माँ अपने पिताजी की ज़्यादा बातें सुनती होगी और जिसकी वजह से ये घर बर्बाद हुआ। अब आगे बात करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि मैट्रिमोनियल साइट्स पर जितनी भी शादियाँ होती हैं, वह शादियाँ जो होती हैं वो वर्चुअल तरीके से एक दूसरे को समझा जाता है, जबकि एक दूसरे की जीवन शैली को समझना, एक दूसरे को नॉर्मली समझना, जैसे कि पारिवारिक शादियाँ होती हैं जिसमें लड़का लड़की नहीं बल्कि उनके माता पिता अरेंज मैरिज करते हैं, तो वो शादियां ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं, बजाय इसके कि आप वर्चुअली एक दूसरे को पसंद करो, उसके बाद में ना ही कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो, ना ही कुछ और हो, डायरेक्टली उसके साथ में शादी के बंधन में आप बंध जाते हैं। तो यहाँ पर अतुल से क्या यह गलती हुई थी कि अतुल ने मैट्रिमोनियल साइट पर जाकर लड़की का चयन किया, या फिर यह गलती निकिता की थी कि उसने अपने माता पिता की बातों में ज़्यादा आके, अपने भाई की बातों में ज़्यादा आके और अपना हंसता खेलता परिवार को बर्बाद कर दिया। चलिए जो भी है, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों जब निकिता ने 3 करोड़ रुपए की डिमांड की तो अतुल को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह
जो इंजीनियर है वह 3 करोड़ रुपए का कहाँ से प्रबंध करेगा, क्योंकि जो सैलरी उसको मिलती थी उसमें वह अपना खर्चा भी चलाता था और साथ के साथ में अपने माता पिता को भी खर्चे के लिए पैसे भेजता था। अब अतुल के सामने काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। ना ही अतुल को उसके बेटे से मिलने दिया जाता था। बेटे से मिलने के लिए निकिता 30 लाख रुपए की डिमांड अलग से करती थी कि अगर अपने बेटे से मिलना चाहते हो तो 30 लाख रुपए का प्रबंध करो, उसके बाद ही मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलने की परमिशन दूंगी। ऐसे में अतुल ने इतने 2 से 3 साल के अंदर काफ़ी सारे चक्कर जौनपुर कोर्ट के लगाए, जहाँ पर कभी वकील अवेलेबल नहीं होता तो कभी दूसरी पार्टी अवेलेबल नहीं होती तो कभी जज नहीं होते तो कभी वहाँ पर स्ट्राइक का माहौल मिलता। तो ऐसे में चक्कर लगा कर अतुल भी थक चुका था, क्योंकि जितना भी पुलिसिया सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम है, जितने भी ये सिस्टम है हमारे देश का, वहाँ पर हर पायदान पर अतुल को नाकामी ही नाकामी नज़र आ रही थी, क्योंकि संवेदनाएं सारी की सारी उसकी पत्नी की तरफ थी। ऐसे में अतुल के एक प्रिय दोस्त ने बताया कि कैसे अतुल को उसकी वाइफ एक ATM मशीन की तरह इस्तेमाल करती थी और कैसे उसे उसके लड़के से दूर रखा जाता था और कैसे पुलिसिया विभाग भी उससे पैसों की डिमांड करता था और कैसे जुडिशरी सिस्टम भी उससे पैसों की डिमांड करती थी। जैसे कि अतुल ने अपने सुसाइड नोट में और अपनी वीडियो के अंदर यह जिक्र किया कि कैसे उससे फैमिली कोर्ट की जज ने 5 लाख या फिर 3 लाख रुपए की डिमांड की थी मामले को उसके फेवर में बताने के लिए। इन्हीं सभी चीज़ों से यह फील होता है कि क्या हमारे देश का जुडिशरी सिस्टम इतना कमज़ोर है जो सिर्फ पैसे के लिए ही हर जगह पे बिक जाता है। क्या हमारे देश का जुडिशरी सिस्टम, न्यायपालिका इतनी कमज़ोर है कि एक लेडी की तरफ इतना झुकाव रखती है, जो कि लेडी के प्रति संवेदनाएं रखते हुए इंसान को, जो जेंट्स है, उसको सिर्फ इतना गुनहगार मान लेती है कि उसे इतनी क्षीण नज़रों से देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी जीवन लीला को समाप्त करने तक की सोचने लग जाता है। अतुल ने यह भी बताया कि कैसे उसकी वाइफ भरी कोर्ट में यह कह देती थी कि अगर नहीं पैसे दे सकते हो तो आत्महत्या कर लो। यह सब उकसावे की ही चीज़ें होती थी। अगर ऐसे किसी व्यक्ति को उकसाया जाए, वो भी कोर्ट में, जज के सामने, पुलिस महकमे के सामने, तो हमारा प्रशासन शांत आखिरकार क्यों हो जाता है? क्या सभी गलतियां सिर्फ जेंट्स की ही होती हैं? क्या लेडीज़ की इसमें कोई गलती नहीं होती? लेडीज़ जब चाहे जेंट्स को किसी भी झूठे केस में फंसाकर आराम से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर लेती हैं। क्या यह फ़र्ज़ इस कानून व्यवस्था का नहीं बनता कि जितने भी ऐसे केसेस हैं उनको फिर से रिव्यू करने की कोशिश की जाए, देखा जाए कि इन केसेस में आखिरकार ऐसा क्या है? आखिरकार एक लव मैरिज करने के बाद भी एक व्यक्ति लेडी से कैसे पैसे की डिमांड कर सकता है? एक सिंपल सा क्वेश्चन उठता है कि अगर दोनों ने ही लव मैरिज की थी तो ये बात आखिरकार उठती ही कहाँ से है कि अब दहेज की रिक्वायरमेंट है, या फिर लव मैरिज के होने के बाद भी शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना या फिर अन्य धाराओं में केसेस को कैसे दर्ज कर लिया जाता है, या फिर अगर ऐसे केसेस को दर्ज किया जाता था उसके पीछे आखिरकार ऐसे कौन से सबूत हैं जिनके बिहाफ पे मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं? आखिरकार क्यों जेंट्स को हमेशा ये समझा जाता है कि गलती सिर्फ जेंट्स की तरफ से ही होगी और केस को लगाने वाली जो लेडी है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होगी? न जाने देश में आज भी कितने लाखों ही केस चल रहे होंगे, कितने सैकड़ों केसेस देश में ऐसे चल रहे होंगे जहाँ पर लेडी अपने घर वालों की मर्जी से पति पर किसी भी प्रकार का कोई भी झूठा आरोप, कोई भी झूठे केस में पति को फंसा देती है और पति और उसके फैमिली मेम्बर्स को फंसा देती है, सिर्फ इसलिए कि पति से छुटकारा पा सके, क्योंकि मनचाहा पति नहीं मिला या फिर मनचाही सैलरी पति की नहीं है, इसलिए पति से छुटकारा पाया जा सके और नई जिंदगी को शुरू किया जा सके। आखिरकार पता नहीं कितने ही ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे इतने सारे गरीब आदमियों को कुचला जाता होगा, जहाँ पुलिसिया विभाग के द्वारा या फिर जुडिशरी के द्वारा, जहाँ पर लोगों को ना तो न्याय मिलता है और जो न्याय की इंतज़ार में बैठे रहते हैं वो अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। पता नहीं कब ये सिस्टम चेंज होगा। क्या सिर्फ इतना अपनी ज़िंदगी का जीवन दान देने के बाद में क्या ये सिस्टम चेंज हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात और है कि हाई कोर्ट के अंदर एक PTI दाखिल की गई है जिसके अनुसार जो इतने भी ये घरेलू हिंसा से रिलेटेड केस है, डोरी से रिलेटेड केस है, दहेज प्रताड़ना से रिलेटेड केस है, इनको फिर से संज्ञान में लिया जाए और चेक किया जाए क्या हमारे देश में इन कानूनों को इतनी कठिनाई से, इतनी मजबूती से क्या इनको देखने की ज़रूरत है? क्या इन केसेस में इतनी कमी है कि किसी भी व्यक्ति पर, कोई भी महिला कभी भी ऐसा कोई भी केस बना के लगा सकती है क्या? और जहाँ पर पति की सुनवाई ही, अगर पति के ऊपर कोई भी एक झूठा केस लगा दिया जाता है तो उसको पूरे समाज के सामने नज़रें झुका के चलना पड़ता है, उसको पूरे समाज के सामने जवाब देना पड़ता है, उसको पूरे समाज के सामने बेइज्जत किया जाता है। वह किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में जाने से पहले उसे 10 बार सोचना पड़ता है। केसेस को लगाना कितना आसान है, लेकिन जब केस को हटाया जाता है तो उस समय इतने ही लोगों के सामने उसकी बेइज्जती हो चुकी होती है, वह व्यक्ति कितना टूट चुका होता है अंदर से, ये देखना कितना इम्पोर्टेंट है।
तो आज भी ऐसे पता नहीं लाखों लोग होंगे, ऐसे हज़ारों लोग होंगे जिन पर झूठे केसेस लगा दिए जाते हैं, जिनको झूठे केसेस में फँसाकर जेल तक करवा दी जाती है, जिनसे झूठे केसेस लगाकर उन केसों से निकालने के लिए पैसों की डिमांड की जाती है। न जाने कितने ही ऐसे बेगुनाह लोग आज भी जेल में होंगे, न जाने कितने ऐसे बेगुनाह लोग आज के डेट में करोड़ों लाखों रुपए दे चुके होंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो अपनी स्टोरी को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि फिर कोई अतुल अपने जीवन लीला को समाप्त ना करे, ताकि फिर कोई अतुल अपने बेटे को या फिर अपने माता पिता को अकेला छोड़कर इस धरती से ना जाए, फिर कोई अतुल ना बने, फिर कोई पति अतुल बनने की कोशिश ना करे।